जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कनाडा में खालिस्तानियों को लेकर हुई भारत की बहुत बड़ी जीत। बताएंगे कैसे अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत को झुकता न देखकर कनाडा की सरकार हिल उठी है दोस्तों, और अब खालिस्तानियों को लेकर ले लिया है बहुत बड़ा फैसला। बताएंगे ये सबसे बड़ी खबर। इसी बीच आपको बताएंगे भारत पर भारी टैरिफ लगाने के बाद भी खुश नहीं है अमेरिका। अब कह रहा है भारत के सख्त रुख के आगे हम बेबस हो चुके हैं, भारत हमसे एक बोरी मक्का तक नहीं खरीदता है। जी हाँ, बताएंगे कैसे ट्रम्प की इस टैरिफ का भारत ने निकाली हेकड़ी। सुपर पावर अमेरिका को इकलौता भारत ने हिलाकर रख दिया है दोस्तों, जबकि बाकी पड़ोसी देश उससे थर थर कांपते हैं। बताएंगे क्या कहना चाहता है अमेरिका। तो वहीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल में हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर ले लिया बहुत बड़ा फैसला, जिसने सबको चौंका कर रख दिया दोस्तों। उधर क्या राफेल के साथ हुई भारत की बहुत बड़ी डील, और क्यों रूसी टीम कर सकती है HAL नासिक प्लांट का दौरा। टैरिफ के बीच फिर एक बार अमेरिका को चौंका दिया इस खबर ने। आपके लिए जानना है बेहद जरूरी दोस्तों, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां खालिस्तानियों से कनाडा का हुआ मोह भंग। 30 लोगों की शरण की अपील कर दी खारिज। भारत की हुई बहुत बड़ी जीत। बता दें कनाडा का भारत विरोधी खालिस्तानियों से मोह भंग होने लगा है। ये मोह भंग जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ है दोस्तों। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने इस साल खालिस्तानियों से संबंध रखने वाले कम से कम 30 लोगों की अपीलों को खारिज कर दिया है। ये ऐसे लोग थे दोस्तों जिनमें से कई को खालिस्तान के कथित समर्थन के आधार पर निष्कासित किया गया था, या फिर उन्हें कनाडा में शरण देने से इनकार किया गया था। इसके बाद इन लोगों ने कनाडा की फेडरल कोर्ट में उन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि अब कोर्ट में केस के खारिज होने से खालिस्तान से संबंध रखने वाले इन लोगों को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के फेडरल कोर्ट के रिकॉर्ड से पुष्टि होती है कि इन लोगों ने कनाडा की सरकार द्वारा उन्हें देश से निकालने या शरणार्थी का दर्जा देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। कई मामलों में आवेदकों ने अलगाववादी समूह 6 फॉर जस्टिस या SFJ के किसी तरह के जुड़ाव तथा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए मतदाता पहचान पत्र रखने का हवाला देते हुए भारत लौटने पर उत्पीड़न के अपने कथित डर का हवाला दिया। दूसरी ओर केवल 4 आवेदकों की अपील को फेडरल कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऐसे में आप कहेंगे भारत की ये कैसे हुई बड़ी जीत। तो आपको बता दें कनाडा का खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन को भारत की बहुत बड़ी जीत बताया जा रहा है। भारत लगातार कनाडा से खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई को कहता रहा है, लेकिन वहां की सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इनके खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। भारत ने कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों के अपराध में लिप्त होने के सबूत भी सौंपे हैं, लेकिन उसके बावजूद कनाडा ने कुछ नहीं किया। ऐसे में कनाडा के खालिस्तान विरोधी कदमों को भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। बीते कुछ महीनों में कनाडा का अमेरिका के साथ वैसे भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, और अब कनाडा की नई सरकार को यह पता है कि अगर वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रखेगी तो कनाडा का दाना पानी भी नहीं चलने वाला। ऐसे में लगातार भारत के समर्थन में खालिस्तानियों के खिलाफ बड़े फैसले ले रही है कनाडा की गवर्नमेंट। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन साथ ही साथ कमेंट में मेरा भारत महान कहते हुए सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं दूसरी ओर दोस्तों भारत के सख्त रुख के आगे बेबस नजर आए अमेरिकी मंत्री कहने लगे हमसे एक बोरी मक्का तक नहीं खरीदता भारत। जी हां, भारत पर अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति ट्रम्प से लेकर तमाम अमेरिकी अधिकारी लगातार भारत की तरफ से लगाए जाने वाले हाई टैरिफ की दुहाई देते रहते हैं। अब भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने नई दिल्ली पर ग्लोबल ट्रेड से फायदा उठाते हुए बाजार पहुंच को सीमित करने का आरोप लगाया। एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में लुटनिक ने कहा कि भारत अपनी 140 करोड़ अरब की आबादी पर गर्व करता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के मामले में खुलापन बहुत कम दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत शेखी बखारता है कि उसकी आबादी 140 करोड़ है, फिर वो हमसे एक बुशर यानी कि 25 किलो 40 ग्राम मक्का क्यों नहीं खरीद रहा। वो हमारा मक्का नहीं खरीदेगा, वो हर चीज पर टैरिफ लगा देता है। या तो आप इसे मान लीजिए, वरना दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के साथ व्यापार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि एक बुशल में 25 किलो की
बोरी के बराबर मक्का आता है, यानी कि इनका कहना है कि भारत हमसे एक बोरी मक्का तक नहीं खरीदता। दोस्तों लुटनिक ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और फ्री मार्केट डेमोक्रेसी होने के बार बार दावों के बावजूद उसका संरक्षणवादी रुख अमेरिकी व्यवसायियों को निराश करता रहता है। उन्होंने कहा यह निष्पक्ष था कि बाद अमेरिका भारतीय सामान खुलेआम खरीदता है, लेकिन जब हम बेचना चाहते हैं तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों भारत अब तक रूसी तेल खरीद पर अड़ा हुआ है और अमेरिका की तरफ से जुर्माने के तौर पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है। भारत का साफ कहना है कि अपने नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए वो रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। दूसरी ओर भारत ने डेयरी और कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे लाखों भारतीय किसान तबाह हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन अमेरिका को ही ये टैरिफ भारी पड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को लेकर रोते नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके मंत्री बौखलाते हुए भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, जिसके पास हथियार है वही रो रहा है कि मैं हथियार चला नहीं पा रहा। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां नेपाल हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद कहलाया जाएगा। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला ने कहा कि पीड़ितों को 10-10 लाख का मुआवजा देंगे, साथ में उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 9 सितंबर को काठमांडू सहित देश भर में हुई आगजनी, हत्या, हिंसा और लूटपाट की घटना की न्यायिक जाँच कराने की बात कही है। सिंहर दरबार में आज अपना कार्यभार संभालने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि जेन-ज़ी प्रदर्शन की आड़ में 9 सितंबर को काठमांडू सहित देश भर में सरकारी तथा निजी संपत्तियों पर आक्रमण, आगजनी, लूटपाट की घटना एक षड्यंत्र है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस तरह से टारगेट करके और पहचान करके लोगों की संपत्तियों को जलाया गया है, उनके घर जलाए गए हैं, ये युवा प्रदर्शनकारियों का काम नहीं है। 8 सितंबर को सत्ता परिवर्तन के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए युवाओं को नेपाल की अंतरिम सरकार ने शहीद का दर्जा देने का निर्णय किया है। साथ ही इनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। क्या ये फैसला सही फैसला लिया गया है दोस्तों सुशीला कार्की के द्वारा? आप लोगों की क्या है इस पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन मृतकों को शहीद कहलाना क्या सही है दोस्तों? देखते हैं आप लोगों की क्या राय है। उधर दोस्तों काठमांडू वैली में 30 से ज्यादा पुलिस चौकियां और थाने जलकर खाक हुए, जिनकी अब सफाई होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पशुपतिनाथ मंदिर भी नेपाल का खुल चुका है। दोस्तों नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद से नेपाल की सड़कों पर अब शांति है और हिंसा थम चुकी है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक स्वयं सेवक समूह और युवा काठमांडू हिंसाग्रस्त सड़कों और मलबे की सफाई कर रहे हैं। मलबे के बीच पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। मदद के लिए लगातार फोन भी आ रहे हैं। वहीं आज से पशुपतिनाथ मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। आज संभावना है कि नेपाल में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नेपाल की राजनीति में आगे क्या होगा इस पर सभी की नजर बनी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। वहीं दोस्तों नेपाल बॉर्डर को पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल बड़े वाहनों पर रोक जारी है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां रूसी टीम कभी भी कर सकती है भारत में HAL के नासिक प्लांट का दौरा। भारत में बनेगा सुखोई 57 स्टील्थ विमान। क्या राफेल के साथ एक और होगी बड़ी डील? बता दें, भारतीय वायुसेना ने इस हफ्ते फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। इस बीच रिपोर्ट है कि भारत की नजर रशिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 पर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की एक टीम जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के नासिक प्लांट का दौरा करने वाली है। इस दौरे का मकसद इस बात की पड़ताल करना है कि क्या नासिक प्लांट में Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू हो पाएगा या नहीं। दोस्तों रशिया ने भारत को Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोर्स कोड ट्रांसफर करने का भी ऑफर दे रखा है। रूसी ऑफर में कहा गया है कि अगर भारत तैयार होता है तो HAL के जिस प्लांट में सुखोई 30 MKI प्रोडक्शन होता है, उसी प्लांट में सुखोई 57 का भी प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट है कि भारत सरकार भारतीय वायुसेना की तत्काल आवश्यकताओं को देखते हुए 40 से 60 सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट का सौदा रशिया से कर सकती है और उसका प्रोडक्शन भारत में हो सकता है। रशिया के रक्षा सचिव RK सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि किसी दोस्त देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सौदे पर विचार चल रहा है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में सिर्फ 31 स्क्वाड्रोन बचे हुए हैं, जबकि सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक हर हाल में 2 फ्रंट वॉर से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रोन होना बहुत जरूरी है। इसमें भी मिग
21 विमानों की रिटायरमेंट और स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी आमका प्रोजेक्ट में देरी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। आमका की पहली उड़ान 2028 तक और सेवा में शामिल होना 2034 से 35 से पहले तक संभव नहीं लगता। ऐसे में 3 स्क्वाड्रन यानी करीब 54 से 60 एडवांस स्टेल्थ विमानों की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन एयरफोर्स जरूर लिखेगा दोस्तों कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, यूक्रेन का रशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक, सप्लाई लाइन कर दी तबाह, पेट्रोल डीजल के लिए मची हाहाकार। बता दें, यूक्रेन ने बीती रात रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर भीषण ड्रोन हमला कर दिया, जिससे आग लग गई। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। रूस के उत्तर पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरीशी रिफाइनरी पर बीती रात हुए हमले से हफ्तों पहले भी यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना को निशाना बनाया था। संबंधित प्रतिष्ठान पर हर वर्ष लगभग 1.77 करोड़ मीट्रिक टन या प्रतिदिन 3,55,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।